नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र के पुस्तक के पाठ नंबर 4, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है महत्वपूर्ण, उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं है। अ वस्तु की समान कीमत, ब समरूप वस्तुएं, स अत्यधिक क्रेता एवं विक्रेता और द उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा द उपयुक्त सभी। दूसरा सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ब उद्योग द्वारा, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग की कीमत का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर होगा ब उद्योग द्वारा। तीसरा सवाल है अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो इसका आंसर होगा स लोचदार। चौथा सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म होती है। तो इसका आंसर होगा अ कीमत स्वीकारक। पांचवा सवाल है कि कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा अ कुल संप्राप्ति बराबर है वस्तु की कीमत इंटू फर्म की निर्गत। छठवां सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का मांग वक्र होता है। इसका आंसर होगा स पूर्णतया लोचदार। सातवां सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की कीमत रेखा है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की कीमत रेखा बतानी है। तो इसका आंसर होगा स क्षैतिज अक्ष के समांतर। आठवां सवाल है कि पूर्ति की लोच की माप निम्न में से किस सूत्र द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा द डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। नवा सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आंसर होगा ए औसत आगम बराबर सीमांत आगम, यानी ए आर बराबर एम आर होते हैं। 10वां सवाल है कि पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा ए पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इस प्रकार इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम जानते हैं इस पाठ के रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है एक पूर्ण रिक्त स्थान बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तो इसमें आंसर होगा प्रतिस्पर्धी। दूसरा सवाल है कि पूर्ण स्पर्धी बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया रिक्त स्थान होता है, यानी पूर्णतया लोचदार होता है। तीसरा है प्रौद्योगिकी प्रकृति से फर्म का पूर्ति वक्र रिक्त स्थान और शिफ्ट हो जाता है। तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा दाहिनी। चौथा सवाल है कि वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होने पर तथा वस्तु की पूर्ति में मात्रा में कमी होने पर संतुलित कीमत में रिक्त स्थान होगी। तो इसका आंसर होगा वृद्धि। पांचवा सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का सीमांत संप्राप्ति वक्र क्षैतिज अक्ष के रिक्त स्थान होता है, यानी समांतर। छठवां सवाल है कि उत्पादन कर में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र रिक्त स्थान तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा बाईं तरफ। सातवां सवाल है कि जब पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो पूर्ति की लोच इकाई के रिक्त स्थान होती है। तो इसमें आंसर आएगा इकाई के बराबर, यानी बराबर इसमें आंसर आएगा। तो इस प्रकार इस पाठ के जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम जानते हैं इस पाठ के जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके बारे में। पहला सवाल दे रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में के कोई दो लक्षण बताइए। तो इसका आंसर होगा कि बाजार में अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, और दूसरा है इस बाजार में समान कीमत पर समरूप वस्तुएं बेची जाती है। दूसरा है यदि मांग और पूर्ति दोनों में कमी हो तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा यदि मांग और पूर्ति में समान कमी हो तो कीमत स्थिर रहेगी। यदि मांग पूर्ति की तुलना में अधिक कम हो तो कीमत में कमी होगी, तथा पूर्ति मांग की तुलना में अधिक कम हो तो कीमत में वृद्धि होगी। तीसरा सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की मान्यता पर का क्या प्रभाव लिखिए।
तो इसका आंसर होगा कि ऐसा होने पर बाजार में अनेक फर्मों का अस्तित्व रहता है जिसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे कीमतें स्थिर रहती है। चौथा सवाल है कि औसत संप्राप्ति एवं सीमांत संप्राप्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि औसत संप्राप्ति से अभिप्राय प्रति आगम विक्रय से प्राप्त संप्राप्ति से है। इसे कुल संप्राप्ति में बेची गई मात्रा का भाग देकर प्राप्त किया जाता है, जबकि फर्म द्वारा एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। पांचवा सवाल है कि बाजार पूर्ति से क्या आशय है। बाजार पूर्ति की गणना कैसे की जाती है। तो इसका आंसर होगा कि बाजार पूर्ति से आशय विभिन्न कीमतों पर बाजार की सभी फर्मों की सामूहिक पूर्ति से है। बाजार की सभी फर्मों की व्यक्तिगत पूर्तियों को जोड़कर बाजार पूर्ति की गणना की जाती है। माना कि एक बाजार में चीनी के 3 विक्रेता है, तो इन तीनों की व्यक्तिगत पूर्तियों को जोड़कर हम बाजार पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। छठवां सवाल है कि सामान्य एवं अधिसामान्य लाभ में अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा सामान्य लाभ ऐसा लाभ स्तर जो केवल स्पष्ट लागतों तथा अवसर लागतों को पूरा करता है वह सामान्य लाभ कहलाता है। अर्थात जहाँ कुल संप्राप्ति कुल लागत के बराबर होती है वह सामान्य लाभ कहलाता है, यानी TR बराबर TC होती है, वहाँ पर सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अधिसामान्य लाभ होता है कि वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से अधिक ऊपर अर्जित करती है अधिसामान्य लाभ कहलाती है, यानी TR ग्रेटर देन TC। अगला सवाल है कि एक फर्म द्वारा लाभ अधिकतमीकरण होने हेतु पूरी होने वाली कोई 2 शर्तें बताइए। तो इसका आंसर होगा पहला, बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, यानी P बराबर MC होनी चाहिए। और दूसरा है सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होनी चाहिए, अर्थात सीमांत लागत गिरती हुई नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है 8वां कि लाभ अलाभ बिंदु से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा कि एक फर्म कम से कम इतना लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है जो उसके उत्पादन की स्पष्ट लागतों के साथ साथ अवसर लागतों को भी पूरा कर सके। ऐसा लाभ का स्तर जो केवल स्पष्ट लागतों तथा अवसर लागतों को पूरा कर सकता है वह फर्म का सामान्य लाभ कहलाता है। 9वां सवाल है कि उत्पादन के संतुलन की कोई 2 सामान्य शर्तें बताइए। तो इसका आंसर होगा पहली शर्त है कि बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर हो, यानी P बराबर MC, और दूसरा है सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। अगला सवाल है पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति को दर्शाने वाला वक्र बताइए। तो पूर्णतः बेलोजदार की पूर्ति की मतलब है जो वक्र बनेगा वो OY के समांतर बनेगा, यानी लंबवत बनेगा। 11वां सवाल है कि पूर्ति की कीमत लॉस से क्या अभिप्राय है, या पूर्ति की लॉस को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा पूर्ति की कीमत लॉस। पूर्ति की कीमत लॉस कीमत में होने वाले प्रतिशत, इस विधि में पूर्ति में होने वाले प्रतिशत में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का भाग देकर पूर्ति की कीमत लॉस किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का पूर्ति में आने वाले परिवर्तन का माप है। अर्थात पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। 12 सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर आएगा पहला है इसमें बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, और दूसरा है इसमें बाजार में समान कीमत पर समरूप वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। 13वां है यदि साइकिलों का उत्पादन करने वाली फर्म के लिए सरकार उत्पादन शुल्क बढ़ा देती है तो साइकिल की पूर्ति पर दीर्घकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका आंसर होगा कि उत्पादन शुल्क बढ़ाने से साइकिलों की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे दीर्घकाल में साइकिलों की पूर्ति कम हो जाएगी। 14वां सवाल है कि एक बाजार पूर्ति को तालिका के माध्यम से समझाइए। बाजार पूर्ति में वस्तु की कीमत एवं पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे 1, 2, 3, 4 कीमत बढ़ रही है तो उसी प्रकार पूर्ति की मात्रा 2, 4, 7, 9 भी बढ़ रही है। 15वां सवाल है
यदि जूते के उत्पादन पर सरकार उत्पादन शुल्क घटा दे तो जूते की पूर्ति पर अल्पकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कि अल्पकाल में उत्पादन शुल्क बढ़ाने पर कुछ सीमा तक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर जूतों की थोड़ी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। 16 सवाल है कि साम्य कीमत या साम्य मात्रा का अर्थ क्या है, यानी साम्य कीमत तथा साम्य मात्रा का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर होगा कि मांग एवं पूर्ति के साम्य बिंदु पर पाई जाने वाली कीमत साम्य कीमत कहलाती है तथा मांग और पूर्ति के साम्य बिंदु पर पाई जाने वाली मात्रा साम्य मात्रा कहलाती है। 17 सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म में कुल लागत को सारणी में दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपये दी गई है तो प्रत्येक उत्पादन के स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। तो लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दे रखा है, उत्पादन दे रखा है 0 से लेकर 10 तक और कुल लागत 5 से लेकर 123 तक दे रखी है और वस्तु की कीमत है 10। तो कीमत 10 रुपये रहेगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमतें क्या होती है? समरूप रहती है। तो प्रत्येक इकाई पर कीमतें क्या रहेगी? समरूप रहेगी। फिर कुल लागत दे रखी है। कुल आगम होता है P इंटू Q। जब उत्पादन मात्रा को हम कीमत से गुणा करते हैं तो हमें कुल आगम प्राप्त हो जाता है और लाभ होता है TR माइनस TC, यानी कुल आगम में से कुल लागत घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 16 हो जाएगा और लाभ अधिकतमीकरण होगा 5वीं इकाई पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ 12 हो रहा है जो 5वीं इकाई पर हो रहा है। 18 सवाल है कि एक निम्नलिखित तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत सारणियों में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक उत्पादन के स्तर की गणना, प्रत्येक उत्पादन के लाभ की गणना कीजिए। वस्तु की बाजार कीमत भी निर्धारित कीजिए। तो बेची गई मात्रा दे रखी है 0 से लेकर 7 तक और कुल संप्राप्ति दे रखी है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 और कुल लागत दे रखी है 5, 7, 10, 12, 15, 23, 33 और 40। तो लाभ बराबर होता है TR माइनस TC और कीमत होती है कुल संप्राप्ति बटा बेची गई मात्रा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए कुल आगम में से कुल लागत घटा देंगे, यानी कुल संप्राप्ति, इसमें कुल लागत घटा देंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा और कीमत निकालेंगे तो कुल संप्राप्ति में बेची गई मात्रा को भाग दे देंगे। तो यहाँ कीमत तो 5 रुपये होगी। 19वां सवाल भी ऐसा ही है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई है और दी गई सारणियों में कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्तियों की गणना करनी है। तो जो बेची गई मात्रा है उसको हम कीमत से गुणा करेंगे तो हमारे पास से सीमांत कुल संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी 0 इंटू 20, 1 इंटू 20, 2 इंटू 20 और 3 इंटू 20। तो कुल संप्राप्ति 0, 20, 40 और 60 प्राप्त हो जाएगी और सीमांत संप्राप्ति होती है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, यानी कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन या बेची गई मात्रा में परिवर्तन। तो इस प्रकार हम सीमांत संप्राप्ति भी ज्ञात कर लेंगे और सीमांत संप्राप्ति होगी 0, 20, 20, 20। 20वां सवाल है कि अक्स वस्तु की कीमत में 20% कमी होने पर इसकी पूर्ति 500 से इकाई से घटकर 450 इकाई हो जाती है। तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो कीमत में परिवर्तन है 20% और तो इसका सूत्र होता है कि वस्तु की पूर्ति मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन। तो अभी हम पूर्ति में परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो 20 बटा 500 इंटू 100 बराबर 10%। तो 10 बटा 20 यानी 0.5 कीमत लॉस प्राप्त होगी। इसी प्रकार 21वां सवाल भी ऐसा ही है कि निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। अगर वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये है तो सबसे पहले यहाँ इकाई दे रखी है या बेची गई मात्रा दे रखी है 0 से लेकर 6 तक। तो कुल संप्राप्ति हम P इंटू Q यानी 10 से इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल संप्राप्ति 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 आ जाएगी। सीमांत संप्राप्ति होती है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q।
यानी ये 10-10 आ जाएगी और औसत संप्राप्ति भी 10-10 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम AR, MR और TR ज्ञात कर सकते हैं। 22वां सवाल है, एक वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 30 रुपये प्रति इकाई बढ़ने पर इस वस्तु के उत्पादन में एक फर्म की संप्राप्ति 100 से 300 हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लॉज का परिकलन कीजिए। तो कीमत 20 रुपये और कुल आगम 100 है, तो मात्रा हो जाएगी 100/20 बराबर 5 आ जाएगा। और कुल आगम 300 है और कीमत 30 है, तो मात्रा हो जाएगी 300/30 बराबर 10। तो मात्रा हो गई 5 और 10 और कीमत हो गई 20 से 30। तो इस प्रकार डेल्टा क्यू बराबर है 5 और डेल्टा पी बराबर है 10। तो पूर्ति की कीमत लॉस बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो 5/10 इंटू 20/5 बराबर 2, यानी पूर्ति की लॉस 2 आएगी। अगला सवाल है 23वां कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म के सकारात्मक उत्पादन करने की निम्न 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरी है एक सकारात्मक उत्पादन स्तर पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। और तीसरी है एक सकारात्मक उत्पादन स्तर Q0 पर अल्पकाल में बाजार कीमत P को औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक होना चाहिए और दीर्घकाल में बाजार कीमत P को Q0 पर औसत लागत की तुलना में अधिक होना चाहिए। तो ऐसा सवाल है कि एक फर्म की कुल संप्राप्ति को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। फर्म द्वारा शून्य निर्गत पर कुल संप्राप्ति भी शून्य होगी तथा निर्गत में वृद्धि के साथ साथ कुल संप्राप्ति में वृद्धि होगी। तो इसका जो TR वक्र बनेगा वो सीधे का सीधा धनात्मक रेखा लिए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बनेगा। 25वां सवाल है कि एक वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि होने से उसकी पूर्ति 300 इकाई से बढ़कर 345 हो जाती है, तो इसकी पूर्ति की कीमत लॉस का परिकलन कीजिए। तो पूर्ति की कीमत लॉस बराबर है पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होगा 45/300 इंटू 100 बराबर 15%, यानी 15/15 बराबर 1। तो पूर्ति की कीमत लॉस होगी 1। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो लघुतरात्मक प्रश्न है महत्वपूर्ण उनके बारे में हमने चर्चा की है। सारणी वाले और लोच वाले प्रश्नों के साथ साथ हमने थ्योरी वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है उनके बारे में। पहला प्रश्न दे रखा है, एक फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। या पूर्ति वक्र क्या है, एक फर्म के लिए पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले कोई 3 तत्वों को सुझाइए। या पूर्ति में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, जब विभिन्न कीमतों पर प्रौद्योगिकी तथा कारकों की कीमत अपरिवर्तित रहने पर एक फर्म की बेची जाने वाली मात्राओं का विवरण एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत लागत वक्र का भाग होता है। अतः ऐसा कोई भी कारक जो एक फर्म की सीमांत लागत को प्रभावित करता है वह पूर्ति वक्र का निर्धारक होगा। तो पूर्ति वक्र के प्रमुख निर्धारक तत्व और कारक इस प्रकार है। पहला है तकनीकी में परिवर्तन। तो इसके बारे में हम जानते हैं, यदि एक वस्तु के उत्पादन के लिए उन्नत एवं प्रगतिशील तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो इससे उत्पादन लागत घट जाती है तथा वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः तकनीकी में सुधार से पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तो पहले वक्र था रेखा चित्र में SS, अब तकनीकी में परिवर्तन से या तकनीकी में सुधार से पूर्ति वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो गया और नया पूर्ति वक्र बन गया S1S1। दूसरा है आगत कीमतों में परिवर्तन।
उत्पादन के आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। यदि उत्पादन लागत की कीमत कम हो जाती है तो उत्पादन लागत कम हो जाती है और सीमांत लागत में भी कमी आ जाती है। अतः उत्पादन की आगत कीमतों में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर तथा आगत कीमतों में कमी होती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि प्रारंभ में जो पूर्ति वक्र था वो एस था। जब आगत कीमतों में वृद्धि होती है तो पूर्ति में कमी हो जाती है और पूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो गया, यानी S1 यानी S2 और S2। और जब आगतों की कीमतों में कमी हो जाती है तो पूर्ति बढ़ जाती है और पूर्ति वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है, यानी S1 S1। तीसरा है करों का प्रभाव। कर की दरों में परिवर्तन होता है या और कोई नया कर लगाया जाता है तो उत्पादन लागत प्रभावित होती है और इसका प्रभाव पूर्ति की मात्रा पर पड़ता है। अतः नया कर लगाने से या कर की दर में वृद्धि होने से पूर्ति में कमी आ जाती है और पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है तथा करों में कमी होने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। ये रेखा चित्र में दे रखा है। अगर कर में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र बाईं ओर यानी ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। अगर कर में कमी होगी तो पूर्ति बढ़ेगी और पूर्ति बढ़ने से जो पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो पहला सवाल है कि पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व, इन तीनों तत्वों के बारे में हमने जाना है। दूसरा सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ और विशेषताएं लिखिए, या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका आंसर जानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के अत्यधिक क्रेता और विक्रेता उपस्थित रहते हैं। बाजार में सभी विक्रेता समरूप या एकरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बहुत अधिक उत्पादक होने के कारण कोई एक उत्पादक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता, अतः वह वस्तु की पूर्ति को बाजार में कम या अधिक करके उसकी कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं का मूल्य उद्योग द्वारा बाजार की मांग और पूर्ति के दशाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत फर्म कीमत स्वीकारक होती है और उद्योग कीमत निर्धारक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत समान होती है तथा फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इस प्रकार मांग वक्र, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति वक्र एक समान क्षैतिज अक्ष या ओ अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो इसकी कुछ विशेषताएं दे रखी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। पहली विशेषता दे रखी है कि बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, अर्थात बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। दूसरा है, बाजार में सभी फर्मों द्वारा एक विशिष्ट समरूपात्मक वस्तु का उत्पादन किया जाता है, अर्थात समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल्य समान होता है। अगली है चौथी विशेषता कि बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेताओं को कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है तथा वे सभी कीमत स्वीकारक होते हैं। पांचवा है कि बाजार में विक्रेता उसी कीमत पर कितनी भी वस्तुओं को बेच सकता है और क्रेता कितनी भी वस्तुएं खरीद सकता है। छठवा है, क्रेता और विक्रेताओं को दोनों को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। अगली विशेषता है कि बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आठवां है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। और नवीं विशेषता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है उसके बारे में जाना तथा उसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। अगला सवाल है कि उत्पादन के संतुलन की विधियां बताते हुए कुल आगम तथा कुल लागत विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में जानते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सामने की स्थितियां या विधि। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में फर्म के सामने संतुलन की 2 विधि होती है। पहली है कुल आगम तथा कुल लागत विधि।
तो इस विधि के अनुसार फर्म को अधिकतम लाभ उत्पादन के उस बिंदु पर मिलेगा जहां कुल आगम टी आर तथा कुल लागत टी सी में अंतर अधिकतम होता है। यानी टी आर तथा टी सी में जहां अधिकतम अंतर होता है वहीं फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है और वही फर्म का संतुलित बिंदु होता है। रेखा चित्र में भी दे रखा है टी आर तथा टी सी दो वक्र दर्शाए गए हैं और जहां पर क्यू मात्रा पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है अर्थात संतुलन मात्रा होगी ओ क्यू टू। दूसरी विधि है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। तो फर्म के सामने की इस विधि के अनुसार फर्म के सामने के निम्न शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त है कि फर्म के सीमांत आगम एमआर तथा सीमांत लागत वक्र बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन के इसी बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यानी पहली शर्त क्या है कि एमआर बराबर एमसी हो। और दूसरा है शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, यानी जो एमसी वक्र है वह एमआर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काटना चाहिए। तो इस प्रकार ये दो शर्तें हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ई बिंदु पर क्या होगा, फर्म को संतुलन प्राप्त होगा, क्योंकि ई बिंदु पर क्या है दोनों शर्तें हो रही है। पहली शर्त है एमआर बराबर एमसी और दूसरी शर्त है कि एमसी वक्र एमआर को उसके नीचे से काट रहा है। तो इस प्रकार ये दो विधियाँ हैं उत्पाद के संतुलन की। अगला सवाल है कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्तियों की अवधारणा को समझाइए। तो इसका आंसर जानते हैं। आय या आगम वस्तु के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि विक्रेता की आय व आगम कहलाती है। संप्राप्ति का प्रयोग निम्नलिखित तीन अर्थों में किया जाता है। पहला सीमांत संप्राप्ति, दूसरा पहला है कुल यहाँ सीमांत संप्राप्ति दे रखा परंतु ये कुल संप्राप्ति होगा तो इसको कुल संप्राप्ति पढ़े। तो कुल संप्राप्ति होती है वस्तु के एक निश्चित उत्पादित मात्रा को बेचकर किसी फर्म को आय प्राप्त होती है तो वह कुल संप्राप्ति कहलाती है। माना कि किसी विक्रेता ने एक वस्तु की 10 इकाइयाँ 5 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचकर 50 रुपये की आय प्राप्त की, तो यह 50 रुपये की आय कुल संप्राप्ति कहलाएगी। यानी कुल संप्राप्ति बराबर है वस्तु की विक्रय मात्रा इंटू कीमत। दूसरा है सीमांत संप्राप्ति, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत संप्राप्ति या सीमांत आगम कहते हैं। माना कि 10 वस्तुओं की बिक्री से 50 रुपये प्राप्त होते हैं और 11 वस्तुओं की बिक्री से 5 रुपये प्राप्त होते हैं, तो सीमांत संप्राप्ति क्या हो जाएगी 55 माइनस 50 यानी 5 रुपये होगी। अतः सीमांत आय कुल आय में परिवर्तन की दर को बताती है। यानी एम आर बराबर है टी आर एन माइनस 1। औसत संप्राप्ति है, औसत संप्राप्ति की गणना कुल संप्राप्ति में विक्रय की गई इकाइयों की संख्या में भाग देकर की जाती है। माना 10 वस्तुओं की बिक्री पर 50 रुपये कुल संप्राप्ति होती है तो 50/10 बराबर 5 रुपये औसत संप्राप्ति होगी, अर्थात प्रति इकाई संप्राप्ति ही औसत संप्राप्ति कहलाती है। अतः औसत संप्राप्ति बराबर है कुल संप्राप्ति बटा विक्रय की गई मात्रा। पांचवा सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो आंसर जानते हैं कि एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का वह भाग है जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बराबर या उससे अधिक होता है। तो रेखा चित्र में दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दर्शाया गया है और ई बिंदु के बाद में जो दीर्घकालीन एमसी वक्र है वो उसको काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ई बिंदु के बाद में एमसी लागत का बढ़ता हुआ भाग ही क्या है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है। छठवां सवाल है कि पूर्ति की कीमत लॉज की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि पूर्ति की कीमत लॉज की 5 श्रेणियां। पहली है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। तो इसका आंसर होगा, इसका बारे में जानते हैं, जब कीमत में परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक कमी या वृद्धि हो जाती है तो यह पूर्ति की लोच पूर्णतया लोचदार होती है। दूसरा है अत्यधिक लोचदार पूर्ति यानी इकाई से अधिक। जब
किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। तीसरी है लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। चौथी है बेलोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, यानी इकाई से कम होगी। और पांचवी है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। जब वस्तु की कीमत में अत्यधिक वृद्धि या कमी होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस स्थिति में पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार या शून्य लोच होती है। सातवां सवाल है कि 10 रुपये प्रति इकाई बाजार कीमत पर एक फर्म की संप्राप्ति 50 रुपये है। बाजार कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती है। अब फर्म को 150 रुपये की संप्राप्ति होती है तो पूर्ति वक्र की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनकी मात्रा ज्ञात करेंगे। कीमतें दे रखी है तो पहले कीमत 10 थी, अब बढ़कर 15 हो गई, तो मात्रा ज्ञात करनी है। पहले संप्राप्ति 50 थी, अब 150 हो गई है। तो इनकी जो मात्रा वो इस प्रकार ज्ञात करेंगे, कीमत में क्वांटिटी का भाग लगा देंगे तो 50/10 तो 5 आ जाएगी मात्रा, और 150/15 तो मात्रा आ जाएगी 10। तो इसका सूत्र होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो मान रखेंगे तो आंसर आएगा 2। 8वां सवाल है कि कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति की अवधारणा को तालिका रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो इकाई दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5। कुल संप्राप्ति है 12, 22, 30, 34 और 36। औसत संप्राप्ति 12, 11, 10, 8.5, 7.2। सीमांत संप्राप्ति है 12, 10, 8, 4 और 2। तो इस प्रकार सीमांत संप्राप्ति बढ़ती हुई कुल संप्राप्ति बढ़ती हुई होगी, औसत संप्राप्ति घटती हुई होगी और सीमांत संप्राप्ति भी घटते हुए वक्र होगा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, उनके बारे में हमने चर्चा की है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।